12 मिलियन जो है वो होम बेस्ड वर्कर्स 1 करोड़ 20 लाख के करीब जो है वो घर मजदूर हैं विमेन होम बेस्ड वर्कर के लिए लॉ बनाया, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं? और इनको जो है लीगली रिकग्नाइज करवाना है तो आपको ट्रेड यूनियन की तरफ जाना होगा, क्योंकि ट्रेड यूनियन ही वो प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आप फिर बार्गेन की पोजीशन में आते हैं। जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, इसके अलावा हमारे पास केसेस हाईलाइट नहीं होते। अस्सलामुअलैकुम, मैं माइन वाहिद बलोच के साथ एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज स्टूडियो में बहुत ही पॉजिटिव वाइब है। हमारे साथ एक बहुत ही ब्रेव लेडी हैं जिन्होंने विमेन वर्कर के लिए बहुत काम किया है। वो अभी जनरल सेक्रेटरी हैं होम बेस्ड विमेन वर्कर फेडरेशन ट्रेड यूनियन की, और साथ में ये पाकिस्तान की फ़र्स्ट ट्रेड यूनियन है फॉर होम बेस्ड वर्कर जो 2009 में रजिस्टर हुई। और साथ ही वो को चेयर हैं टेक्सटाइल गारमेंट शूज़ एंड लेदर सेक्टर की। और वो पाकिस्तान और डिफरेंट 150 प्लस कंट्रीज़ के साथ वो पाकिस्तान के वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती है। और साथ में सैसी की बोर्ड मेंबर है, जो है सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट की, जहाँ पे कि वो बोर्ड मेंबर है। तो आपसे मिलवाते हैं ज़हरा खान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं माही? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, मुझे अपने बारे में बताएं। हमारे स्टार्टिंग में तो मैंने आपके बारे में बता दिया है कि आप पाकिस्तान की वो खातून हैं जो वर्कर्स के हवाले से काम करती हैं, तो आप डिटेल में बताएं अपने काम के बारे में। जैसा आपने बताया अपनी इंट्रोडक्शन में कि मैं होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो ये पाकिस्तान की पहली ट्रेड यूनियन है जो होम बेस्ड वर्कर्स, जो घरों में बैठ के ख़वातीन या मर्द जो काम करते हैं, जो मार्केट से लिंक होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करती है ये ट्रेड यूनियन। और पहली ट्रेड यूनियन थी जो इसको हमने रजिस्टर करवाया था पाकिस्तान के अंदर, बावजूद इसके कि हमारा लॉ कोई मौजूद नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हमने आर्टिकल को 17 को यूज़ करते हुए ये हमने बनाया था। और फिर उसके बाद पूरी स्ट्रगल हमारी जो है वो रही है कि कानून पास करवाना इनके लिए, क्योंकि ये वर्कर तो हैं, वर्कर तो कहलाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनको जो है वो जो लॉ था वो मिसिंग थे उससे। और हज़ारों की तादाद है। हम कहते हैं कि 12 मिलियन जो है वो होम बेस्ड वर्कर्स 1 करोड़ 20 लाख के करीब जो है वो घर मज़दूर हैं जो पाकिस्तान में, जी, पाकिस्तान के अंदर है। और ज़्यादातर इसमें तादाद औरतों की और फिर बच्चियों की और बच्चों की, जो अपनी माँ के साथ या बड़ी बहन के साथ काम करते हैं। तो ये इस तरह के लोग, इस तरह का सेक्टर था कि जो नेग्लेक्टेड था। कभी उनको जो है वो लॉ के दायरे में लाया नहीं गया है। उनके मिनिमम वेज भी कम थे, इनको सोशल सिक्योरिटी में नहीं के किसी इदारे से रजिस्टर थे। अगर इनके एम्प्लॉयर अगर उनके साथ जो कुछ करते थे इन टर्म्स ऑफ कि वेज ना देना उनके, और बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आते रहे हैं कि ठेकेदार ने काम करवाया लेकिन पैसे नहीं दिए, 4 साल 5 साल जो है वो उनके पैसे जो है वो दिए बगैर कहीं चला गया। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ थे जो वर्कर ये फेस कर रहे थे। तो उस दौरान फिर हमने जो है वो उनको ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया, उनके साथ बैठना शुरू किया कि क्या इश्यूज़ हैं, उनको समझना शुरू किया। और उसके बाद फिर हमने जो है एक जैसे होता है ना आगे का स्टेप कि किस तरीके से जो है वो इनके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जाएगा, उसके ऊपर सीरियसली डिस्कशन शुरू किया। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगी कि मेरा थीसिस जो मास्टर्स का था, जेंडर स्टडीज़ से मैंने मास्टर्स किया है। तो थीसिस भी मेरा होम बेस्ड वर्कर्स पे था। और उसके अंदर जो सेक्टर जो मैंने लिया था वो इमिग्रेंट वर्कर्स का था, जिसमें बंगाली स्पीकिंग के जो वर्कर्स यहाँ पर हैं, हालाँकि सदियाँ बीत गई हैं, यहीं के हैं, अब पाकिस्तानी हैं, लेकिन फिर भी हम इनको एलियंस कहते हैं। तो उनके साथ जो सिचुएशन थी यहाँ पे, और इस तरह के बहुत सारे और दूसरे जो इमिग्रेंट्स जिनको हम कहते हैं। तो उस दौरान हमें नहीं पता था कि ये थीसिस जो है वो एक पूरी मूवमेंट में चेंज हो जाएगा। तो ये फिर वो स्टेप था कि जहाँ हम जुड़ते गए, लोगों से बात करते रहे, ट्रेड यूनियन से राब्ता हुआ उस दौरान। फिर जाके जो है एक चीज़ ये निकल के आई कि अगर आपको इनकी बार्गेन के लिए काम करना है वर्कर्स की, ख़ास तौर पे होम बेस्ड वर्कर्स सेक्टर के लिए, और इनको जो है लीगली रिकग्नाइज़ करवाना है, तो आपको ट्रेड यूनियन की तरफ जाना होगा, क्योंकि ट्रेड यूनियन ही वो प्लेटफ़ॉर्म है कि जहाँ पर आप फिर बार्गेन की पोज़ीशन में आते हैं एम्प्लॉयर्स के साथ और गवर्नमेंट के साथ। तो फिर हमारे लिए यही एक पॉज़िटिव वे था कि जहाँ पे हम वर्कर को ऑर्गेनाइज़ करके और फिर इनकी ट्रेड यूनियन की तरफ ले जाएँ। तो पहली हमने फिर ट्रेड यूनियन यहाँ पे जो चूड़ियाँ बनाती हैं ख़वातीन हैदराबाद में, क्योंकि वो एक ही सेक्टर एक ही जगह पे मौजूद है और बड़ी नंबर में मौजूद है। तो उनका पूरा सप्लाई चेन का लिंक जो है वो हमारे नज़रों में था। तो इसलिए वहाँ बहुत ईज़ी हुआ काम करने का कि एम्प्लॉयर भी विज़िबल था और वर्कर भी विज़िबल था। और ट्रेड यूनियन बनाने के लिए ज़रूरी है कि
आपका रिलेशनशिप जो है वो क्लियर होना चाहिए एम्प्लॉयर और वर्कर का। तो यहाँ पे बहुत ईज़ी रहा हमें कि वर्कर भी वहीं पे हैं, एम्प्लॉयर्स भी इनके वहीं पे, फैक्ट्री भी वहीं पे, काम की जगह भी वहीं पे है। तो फिर हमने पहली ट्रेड यूनियन रजिस्टर की हमने 2009 के अंदर नवंबर में हैदराबाद से जो चूड़ी की वर्कर्स हैं। फिर इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और फिर पाकिस्तान में ये कानून है कि 2 या 2 से ज़्यादा यूनियन अगर हैं आपकी, तो आप जो है वो फिर फेडरल लेवल पे आप उनकी फेडरेशन बना सकते हैं। तो फिर हमने जो है ये प्रोसेस शुरू किया और 30 दिसंबर को जो है 2009 में हमें फेडरेशन भी जो है रजिस्टर करवाई एनआईआरसी इस्लामाबाद से। और यूँ फिर पूरी स्ट्रगल जो है वो चलती रही है इस दौरान। उससे पहले हमने ग्राउंड वर्क ये कि जहाँ-जहाँ होम बेस वर्कर्स मौजूद थे, जो कि इंडस्ट्री से करीब थे, जैसे सेंट्रल का ज़ोन है, इंडस्ट्रियल ज़ोन है, तो वहाँ से करीब है एरियाज़ जहाँ से लोग निकल के फैक्ट्रियों में जाते हैं और फैक्ट्रियों से घरों में आते हैं यहाँ पे, या काम उनका निकल के घरों में आता है। तो इस तरह के एरियाज़ को हमने चूज़ किया कि जहाँ जाके हम औरतों से बात करें, उनसे देखेंगे क्या इश्यूज़ हैं, कैसे रिज़ॉल्व हो सकता है वो इश्यू, और फिर इसके बाद जो है वो हम उसको क्या कर सकते हैं, उन्हीं से मशवरा लेके जो है वो आगे बढ़ें। तो यूँ फिर स्टडी सर्कल का सिलसिला इन ख़वातीन के साथ ख़ास तौर पे शुरू हुआ, और ख़वातीन के साथ इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मैंने कहा कि जैसे 80% औरतें जो हैं इनफॉर्मल सेक्टर में आज भी जो है वो काम कर रहे हैं। और इवन और भी जितने सिर्फ होम बेस्ड सेक्टर नहीं है, आप डोमेस्टिक वर्कर देख लें, उनके अंदर ख़वातीन की तादाद है। मतलब जितना इनफॉर्मल सेक्टर है हमारे पाकिस्तान में, ज़्यादातर उसके अंदर जो है ना वो औरतें शामिल हैं, उसके अंदर नंबर जो है वो औरतों का ज़्यादा है। लेकिन अब क्योंकि कोविड के बाद से जो सिचुएशन हुई है, अब मर्दों की भी तादाद इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ती जा रही है। खुद फॉर्मल सेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर में। अब फैक्ट्रीज़ के अंदर भी जो है बहुत सारा काम जो पहले फॉर्मल था, कि जिसको आप अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं करते थे, या आप जो है वो 3 महीने के बाद परमानेंट करना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए लॉस मौजूद थे। अब वो पूरे यूनिट्स जो है वो चेंज होके कॉन्ट्रैक्ट या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है वर्कर्स के लिए। तो यूँ फिर हमने जो है, इसलिए हमने औरतों को सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ किया इसके अंदर के, ताकि उनको बताया जाए कि उनके साथ क्या-क्या इश्यूज़ जो इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर रहते हुए जो फेस कर रही हैं वो, उनको किस तरीके से रिज़ॉल्व कर सकते हैं ताकि वो विज़िबल हों यहाँ पे। तो जब हमने स्टार्टिंग में काम शुरू किया ये सारा कुछ, तो नीचे ऑर्गेनाइज तो कर लिया हमने, स्टडी सर्कल किए, और स्टडी सर्कल के नतीजे में ग्रुप्स बने, ग्रुप्स के नतीजे में फिर हम ये सारे इस पोजीशन में गए। फिर ट्रेड यूनियन के लोगों से, मुख्तलिफ जो फॉर्मल ट्रेड यूनियंस थी, उनसे बातचीत हमने शुरू किया कि किस तरीके से इनको जो है वो उनके राइट मिल सकते हैं। ये सारी डिबेट शुरू हुई, और फिर उसके बाद नतीजा ये निकला कि फिर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से भी बताना शुरू किया गया, क्योंकि अभी भी आज तक भी जो है वो डोमेस्टिक वर्कर्स और होम बेस वर्कर्स की डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इवन पार्लियामेंटेरियंस भी, कि वो होम बेस वर्कर को भी डोमेस्टिक वर्कर्स में काउंट करते हैं, एक तो ही रेशियो में काउंट करते लेकिन हैं। ये डिफरेंट है पूरा, क्योंकि होम बेस वर्कर्स की जो डेफिनेशन है वो कि आप अपनी चॉइस की जगह पे काम करते हैं, और डोमेस्टिक वर्कर ये है कि आप किसी एम्प्लॉयर के घर जाके काम करते हैं जहाँ एम्प्लॉयर उनका विजिबल है, यहाँ एम्प्लॉयर विजिबल नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत एक बड़ा चैलेंज था कि विजिबिलिटी इनकी कैसी दिखाई जाए। तो जब भी हम बात करते थे, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, 15 साल 16 साल पहले जब हम डिस्कस करते थे होम बेस के इशू को, तो यही हमें कहा जाता था कि ये वर्कर कहाँ हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो फिर हमने ये डिसीजन लिया उस टाइम पे कि अब हम रूट पे आके दिखाएंगे आपको कि ये तादाद मौजूद है और बड़े नंबर में मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। तो फिर यूँ सिलसिला हमारा जो है वो स्टडी सर्कल से निकल के फिर हम रूटों में आना शुरू हो गए कि ये देखें कि ये होम बेस वर्कर्स हैं, और हम इनकी डिमांड कर रहे हैं कि इनका लॉ होना चाहिए, और इनके जो है वो लॉ के तहत इनकी मिनिमम वेज तय होनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें भी जो है इनको मिलनी चाहिए। तो ये फिर पूरा प्रोसेस पूरा एक चेन की तरह जी, बन गया। बिल्कुल। लेकिन अभी अगर हम अपने मुल्क में देखें तो हमारे पास इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई है। मतलब सही बात है कि पहले औरतें करती थी, अब मेल भी इनमें शामिल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास लॉ बनते हैं, जैसे आप काम कर रहे हो, आपने विमेन होम बेस्ड वर्कर के लिए लॉ बनाया, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं? क्योंकि समहाउ हम ये देखते हैं कि जैसे रिसेंटली एक केस आया था मेरे पास, वो तो बहुत डिफरेंट था कि वो सोशल मीडिया के हवाले से था कि उन्होंने केस किया FBI में, और भी डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म में वो गए, उन्होंने अपने केस लेकर गए। सेम औरतों के मसले के काफ़ी केसेस होते हैं, तो वो डिपार्टमेंट तक जाते हैं। तो अभी के टाइम में क्या वो लॉज जो आप लोगों ने बनाए, जिस पे आपका स्ट्रगल किया, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं? बहुत स्लो है।
बहुत स्लो है। मतलब यहाँ पे आप देख लें कि पॉलिटिकल पार्टी भी बड़ी तारीफ़ करते हैं अपनी कि ना हमने सिंध में जो है वो पहला लॉ बनाया है और सारी चीज़ें और हमको फ़ॉलो किया है बाकी सूबों ने, और इसी तरीके से जीएसपी प्लस को दिखाने के लिए कि इसको जो है कंटिन्यू किया जाए, तो फिर बताया जाता है कि सिंध ने ये लॉ, ऑश का लॉ पास किया, होम बेस का लॉ पास किया और बाकी चीज़ें भी उसको देख रहे हैं। लॉ तो बहुत मौजूद है हमारे पास और काम भी हो रहा है, लॉ बन भी रहे हैं नए। लेकिन प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन का है और वो हमेशा से ही रहा है। अब इसमें ये है कि फिर आप कितने पावरफुल हैं या आप कितना जो है वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट या आप किस तरीके से उसको आवाज़ उठाते हैं अपने इश्यू को, मेनली फ़ोकस उस पे करता है। तो जैसे देखिए लॉ पास हुआ हमारा 2018 के अंदर, लेकिन 2020 तक हमने रूल्स भी बना लिए हैं इसके, वो भी पास हो गए क्योंकि लॉ के बाद फिर रूल्स बनते हैं। रूल्स में डिफाइन होता है कि लॉ किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, वो भी बन गए। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चैलेंजिंग था क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सिंध जो है वो पहला सूबा था पूरे साउथ एशिया में, अगर आप देखें बल्कि पूरे वर्ल्ड को आप काउंट करें, कि जिसने होम बेस वर्कर को एक लीगल पोजीशन दी एज अ वर्कर, के वर्कर काउंट किया उसको। तो इसलिए चीज़ें हम कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो हमारे लिए कोई साउथ एशिया में भी और पूरे दुनिया में भी कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई मॉडल नहीं है कि उसको हम ले लेते हैं पूरा और उसको फॉलो करना शुरू रिप्रेजेंट करते करें। हैं, फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम सीख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं उसमें काम। तो प्रोसेस बहुत स्लो है क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट को ये समझाना कि ये भी वर्कर हैं, नई कैटेगरी है या पुरानी कैटेगरी जो भी है, लेकिन आपको जो है वो इनको रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्टर करने के साथ साथ उनको उनके राइट्स भी देने पड़ेंगे, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हैं, पेंशन है, मिनिमम वेज है, बाकी चीज़ें हैं। तो ये अब उनको समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन ये है कि इन 3-4 सालों के अंदर भी अब इन्होंने जो है वो प्रोसेस शुरू किया रजिस्ट्रेशन का। तो होपफुली कि बहुत जल्द जो है वो इनकी एंट्री अब शुरू हो जाएगी सॉफ्टवेयर के अंदर। हमने लेबर डिपार्टमेंट को सपोर्ट किया है, सॉफ्टवेयर बना के दिया है उनको। उसके अंदर जो है अब सारी एंट्री होगी। तो बेसिकली 2 काम होंगे उस सॉफ्टवेयर में। एक तो ये कि पूरा होम बेस वर्कर का डेटा आ जाएगा कि सिंध के अंदर कितने होम बेस वर्कर्स हैं, क्या काम करते हैं, तो पूरा सेग्रीगेटेड डेटा हमारे पास, औरतें, मर्द, जो सेक्टर्स हैं, कितने सेक्टर्स हैं और कौन-कौन से काम करते हैं, वो एक तो डेटा आ जाएगा। दूसरा ये है कि इनको कार्ड इश्यू होंगे। कार्ड इश्यू होने का मतलब ये है कि उनका लीगल रिकग्निशन कार्ड है कि वो वर्कर हैं। अब वर्कर के तहत उनको जो है बाकी जो फैसिलिटी जो बाकी वर्कर्स को मिलती है, वो इन वर्कर्स को भी मिलना शुरू हो जाएँगी। तो ये 2 काम जो है वो उससे होंगे। लेकिन बहुत स्लो है काम, हाँ, बहुत स्लो है क्योंकि बिल्कुल नई फील्ड है, समझाना उनको कि मतलब उनको अवेयरनेस देना, उनको लेकर आना। मतलब हमारा अंदाज जो है ना वो पुरानी तरह से है ना काम करने का है कि जो लगा बंदा है कि 2+2 जो है वो 4 ही होगा, वो 5 नहीं होगा ना 3 होगा। हाँ। तो वो उसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए लोगों को अब समझ आ रहा है कि वक्त के साथ साथ आपको चेंज होना पड़ेगा, वक्त के साथ साथ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लाने पड़ेंगे और उसको काम करना पड़ेगा। जैसे गिग इकोनॉमी है, गिग इकोनॉमी अब बहुत बड़ा सेक्टर है इसके अंदर। इसमें सिर्फ होम बेस और ये नहीं है, बाकी और सेक्टर्स भी इसके अंदर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उस ऐसा उस पे जो है वो ना लॉ मौजूद है ना कोई काम हो रहा है। पूरी यूरोप में के अंदर जो है वो ये एक नई इंडस्ट्री इकोनॉमिक जो है वो खड़ी हो गई है। तो काम हो रहा है। तो नए हालात के हिसाब से हमें रूल्स एंड रेगुलेशन पे भी काम करना चाहिए, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी उतना ही ज़ोर देना चाहिए ताकि वो काम हो सके। देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं या जो भी यूथ हमारी है, तो हम अक्सर ही देखते हैं कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, या तो हम फेयर वेजेस मतलब फेयर जो भी इनकी सैलरी उस पे बात करते हैं, और दूसरी बात हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। इसके अलावा हमारे पास केसेस हाईलाइट नहीं होते। तो ऐसा क्या रीज़न, जैसे अब मेरे लिए भी एक नई चीज़ है कि होम बेस्ड वर्कर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि लोगों को नहीं पता, जो लोग नहीं जानते, तो उनके लिए ऐसा क्यों है? इवन काम तो हो रहा है, बहुत सारे ऐसे इसमें बच्चियां भी हैं जो यंग एज में इस काम को कर रही हैं। तो हमारे पास ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से होम बेस्ड वर्कर आगे नहीं आ रहे या उनको लोग नहीं जानते? क्योंकि हम तो या ये सुनते हैं कि जेंडर इक्वालिटी पे बात होती है, या तो उनकी सैलरीज़ पे बात होती है कि सैलरीज़ क्यों कम है, लोग काम कर रहे हैं।
देखिए, ये है अभी इशू बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मीडिया, सोशल मीडिया पे ज़्यादातर कौन है जो यूज़ कर रहे हैं, उसको मिडिल क्लास के बच्चे हैं, या जिनके पास जो है स्मार्टफ़ोन्स हैं, जो अभी सीख रहे हैं सारी चीज़ों को, या अपर क्लास के लोग हैं। तो बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं कि जिनके लिए प्रायोरिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, और उसी हिसाब से वो उसको क्वेश्चंस को उठाते हैं, उस पे बात कर रहे होते हैं। लेबर अभी भी जो है वो उस तरीके से इतना जो है वो किसी का सब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए आप देखें कि फॉलो, जैसे हम भी अगर अपनी कोई ट्वीट करते हैं या सोशल मीडिया पे अपने चीज़ों को डालते हैं, तो बहुत कम लाइक्स होती हैं, या बहुत कम उसके ऊपर कमेंट्स होते हैं। तो ये इशू। लेकिन ये है कि अब आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें लोग समझ रहे हैं। मतलब पहले तो मिनिमम वेज की भी बात नहीं होती थी, ना लिविंग हुँ। वेज की बात करते थे। वायलेंस का कोई केस आ गया है तो क्योंकि वो है सोसाइटी के अंदर मौजूद है, वाक़ई होता है, तो उसको उठाना भी चाहिए। लेकिन इस तरह की जो वर्कर्स के इशू आते हैं ख़ास तौर पर, और ख़वातीन के इश्यूज़, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह से इस्तेसाल है ना ख़वातीन का। एक तो ये है कि जो जागीरदाराना सोसाइटी है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, उसका एक अपना वायलेंस है औरतों के ऊपर, कि उस सोसाइटी के अंदर हम गुलाम से ज़्यादा कोई इज़्ज़त नहीं है हमारी। इसी तरीके से एक और फिर ऐड ऑन हो जाता है कि जब आप घर से निकल के जो है वो काम की जगहों पे जाते हैं या काम करते हैं, या जिससे आप अर्निंग करते हैं, तो एक सरमायादाराना सोसाइटी के अंदर फिर आप जो है वो कमोडिटी बना दिए गए हैं यहाँ पे। तो कमोडिटी को जो है वो देखा ही नहीं जाता उस तरीके से कि उनकी भी लिविंग वेज पे हमें बात करनी चाहिए, या इनके साथ जो हरेसमेंट होती है, सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ कि फिजिकल है या मेंटली भी सेक्सुअल तो है होता या है। मेंटल, मेंटल स्ट्रेस जो है मेन है इसके अंदर, कि कितना वो फेस कर रहे होते हैं। इवन खुद फैक्ट्री के अंदर जो बाकी मर्द भी जा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो कितना मेंटल जो है स्ट्रेस फेस कर रहे होते हैं, और फिर इन्फ्लेशन है और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो अब ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं कि लिविंग वेज, जैसे मिनिमम वेज है पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैं रही हूँ मिनिमम वेज बोर्ड की मेंबर, लेकिन अब हम लिविंग वेज की बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट उसके पास इतना सेविंग तो हो कि अगर वो बीमार होता है या कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाती है इमरजेंसी, तो फिर उसके पास कुछ तो हो के ताकि वो जो है वो उसको यूज़ कर सके। तो ये अब पूरी डिबेट चल रही है हर जगह पे। इसी तरीके से ड्यूज़ की डिबेट चल रही है। लेकिन अभी बहुत सारी डिबेट्स और भी ऐसी हैं ख़वातीन के हवाले से जो अभी भी पार्ट नहीं है हमारी तहरीकों का। ख़ास तौर पे जैसे यूनिवर्सलाइज़ेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी का, कि ख़वातीन को भी जो है वो पार्ट होना चाहिए सोशल सिक्योरिटी का। और जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं जैसे सेसी बोर्ड की मेंबर हूँ। मैं पिछले शायद 1-2 सालों से पूछ रही हूँ उस डिपार्टमेंट से कि 6 लाख के करीब जो है सिंध के अंदर, कि उसमें से औरतों की तादाद कितनी है? अभी तक कोई स्टाफ नहीं बता पाया है कि उसके अंदर औरतों की तादाद कितनी है। तो इसी तरीके से और भी इश्यूज़ हैं कि जैसे अगर कोई कंप्लेन आती है तो कंप्लेन किस तरीके से आप दायर करते हैं, किस तरीके कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है कि जहाँ जाके आप कंप्लेन को जो है अपना रिज़ॉल्व करा सकते हैं या रेमेडी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिस पे अब डिस्कशन शुरू हो रही है, और लोग जो हैं इस पे काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ट्रेड यूनियन के लोग, और फिर बाकी सोसाइटी के लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जैसे हम भी हिस्ट्री में पढ़ते थे कि स्टूडेंट मूवमेंट्स थी यहाँ हुँ। पर, और स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी से जो है वो यूनियंस बनते थे। यूनियंस होती थी। स्टूडेंट जो है वो बसें भर-भर के फैक्ट्री वर्कर्स के साथ खड़े होते थे जब भी अगर फैक्ट्री का इश्यू आता था। लेकिन अब वो कनेक्शन सारा टूट गया है। उस कनेक्शन को रिवाइव करने की ज़रूरत है, उस कनेक्शन को बनाने की ज़रूरत है कि ये भी एक इश्यू है जिसको आप देखें, शामिल हों उनकी जद्दोजहद के अंदर। चाहे आपका कोई भी करियर हो, आप बनाएँ, हम मना नहीं करते हैं उस चीज़ से। लेकिन ये कि पार्ट होना चाहिए। बाकी सोसाइटी भी इसका पार्ट होना चाहिए। ज़हरा, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल रिलेट करती हूँ, क्योंकि हमारे पास जैसे मैं एज़ ए स्टूडेंट, हम यूनिवर्सिटी में खुल के बात नहीं कर सकते। अभी तो स्टूडेंट यूनियंस भी नहीं बनी नहीं है। हैं, और उनको एक डिफरेंट, वो तो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। उनको एक डिफरेंट शेप दिया गया है कि आप स्टूडेंट यूनियन पे बात नहीं कर सकते, आप अपने राइट्स के बारे में बात नहीं कर सकते। अगर आप बात करते हो तो आपको तो रीज़न्स पता है। तो जैसे टाइम जा रहा है, आप इंटरनेशनल भी जाते हो, आप वहाँ के लोगों से मिलते हो, क्योंकि आपका ऑलरेडी काम है, आप वहाँ के वर्कर से मिलते हो। तो उनके प्रॉब्लम में और पाकिस्तान में जितने हमारे वर्कर्स हैं, क्या डिफरेंस है? मतलब क्या ऐसा मिला है आपको कि वाकई में वो भी तो काम कर रहे हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या ऐसा मेजर चेंज है जिस पे आप हाईलाइट करना चाहोगी? मैं हाइलाइट्स भी करना चाहूँगी उसके अंदर, क्योंकि इश्यूज़ वो भी फेस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम फेस कर रहे हैं कि औरतें मर्दों से कम वेजेस हैं उनकी। बाहर भी अब ऐसा ही है सेम, कि औरतें मर्दों से सेम काम के कम जो है रेट मिल रहे होते हैं। लेकिन वहाँ एक अच्छी बात ये है कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन है और उसके लिए कोई आवाज़ उठाता है तो वो फॉलो होता है, उसका रेमेडी उनको मिलती है। पाकिस्तान में ये है कि जैसे आपको मैंने कहा कि 2018 में हमारा लॉ पास हुआ है अब होम बेस्ड वर्कर्स का, और अभी तक जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस
प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं हुआ है। वो भी हमने जो है वो करके दिया है उनको प्रेशर दे के। इसको। तो फ़ॉलो अप ज़्यादा बेहतर है वहाँ पर। लोग जो हैं वो इंसान समझते हैं। चीज़ों को देखते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए और मूवमेंट मौजूद है। जो बहुत दूसरी अच्छी बात उनकी ये है कि मूवमेंट मौजूद है कि जिसके अंदर यूथ शामिल होता है और वो इन इश्यूज़ को उठाता है, वो कनेक्ट करता है अपने आप को इस सारी चीज़ों के साथ, जो यहाँ पर हमें नज़र नहीं आता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कनेक्शन कहीं न कहीं हमें यूथ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और स्टूडेंट का जो है वो लेबर के साथ होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये डिफरेंशिएट है कि उसमें हुँ। हमारे पास ज़ाहिर सी बात है, एक आम घर से अगर एक फ़ीमेल आती है, एक लड़की का अगर आगे आना, तो उसको अगर फ़ॉलो अप नहीं मिलेगा तो वो कभी नहीं आ सकती, क्योंकि वो अपने राइट्स के बारे में या अपने प्रॉब्लम्स के बारे में चीज़ों को सही से बता नहीं सकती। जैसे अगर हम अपने कंट्री की बात करें, अगर सिंध की बात की जाए, तो बहुत से ऐसे अभी भी ख़वातीन जो काम कर रहे हैं जिनको आपके बारे में नहीं पता, जिनको होम बेस्ड वर्कर के बारे में नहीं ऐसा ही है। पता। तो ये एजुकेट करना हमारा ही काम है कि हम उन्हें एजुकेट करें। जैसे अगर मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो उनको भी नहीं पता होता है कि पाकिस्तान में लेबर यूनियन पे क्या काम हो रहा है, ट्रेड यूनियंस क्या काम कर रहे हैं। तो ये तो फ्लो हमारा है कि हम इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर रहे। अब जैसे अगर मैं बात करती हूँ आपके काम की, तो बीइंग अ वुमेन, क्योंकि एक तो हो जाता है ना कि एक औरत का आगे निकलना, उसको मतलब स्टेरियोटाइप को ख़त्म करना और उनको आगे लेकर आना, जो भी चीज़ हैं। तो आपको ऐसा कौन सा चैलेंज आपने देखा इतने साल के कामों में, जब आपको लगा है कि हाँ मतलब अब नहीं हो सकता, या अब मैं किसको मतलब इस काम को कैसे आगे ले जा सकूं? मतलब ऐसा कोई वाकया या एक्सीडेंट्स, क्योंकि काम करना इतना आसान नहीं है। मतलब जितना हम लोगों को नज़र आता है, लोग तो क्या देखते हैं, आपकी एक स्टोरी, एक इमेज देखते हैं, जो आप सक्सेस स्टोरी को देखते हैं, वो जर्नी को नहीं देखते। तो वो जर्नी के बारे में बताएं, मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया, किस तरह से आगे आए? जाहिर सी बात है, बीइंग अ विमेन, बीइंग अ फीमेल, आपको बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, तो वो कैसे हैंडल करें? अब तो हमें कोई हडल नहीं लगता है, पहली बात ये है। तो अब तो हर चीज़ को रिज़ॉल्व कर लेते हैं हम। लेकिन हाँ, स्टार्ट में जब हमने शुरू किया था तो कुछ हर्डल्स आई थी, क्योंकि औरतों के साथ हम औरतों को जो है एंगेज कर रहे थे, औरतों को जो है चीज़ें कह रहे थे कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वायलेशन, उसको देखा जाए कि और ख़ुद वो देखे अपनी कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है उस पे बात करे खुल के। तो हमने जब एंगेज होना मतलब उनसे मिलना शुरू किया, स्टडी सर्कल या मीटिंग्स करना उनसे शुरू किया, तो बहुत सारी कम मतलब ख़वातीन जो है, एक तो उनके घर से निकल के एक जगह पे आके बैठना, ये इशू था कि घर के मर्द मना कर रहे हैं हमें, या वो कहते हैं कि क्या उस टाइम पे तो हमें ये भी सुनने को मिला कि ये औरतें बेच देंगी आपको, ख़वातीन को, और ये अच्छी औरतें नहीं हैं, और ये सारी चीज़ें हमको सुनने मिली। तो लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि सोसाइटी में देखें औरतें बहुत बोल्ड होती हैं। मैं ये समझती हूँ कि अगर औरत जो है वो ठान ले कि इसको वो करना है काम, तो फिर उसको दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं हटा सकती उसके उस काम को लेने के लिए या करने के लिए। तो सोसाइटी में ऐसी औरतें हैं, और वही औरतें हमें फिर उस स्ट्रगल में पूरी मिली कि जो ज़्यादा पढ़ी-लिखी तो नहीं थी, लेकिन ये कि बोल्ड थी, चीज़ों को उनमें वो स्पिरिट, वो जज्बात आके आगे वो आती थी। स्टीरियोटाइप रोल्स को जो है वो वाक़ई कहती थी कि ये नहीं होने चाहिए, जो कुछ होता था, ज़्यादती होती थी, उस पे बात करते थे। तो इस तरह की ख़वातीन फिर स्टडी सर्कल के ज़रिए हमारी जो है ना पॉलिश हुई, और उन्होंने जो है वो पॉलिश तो नहीं कह सकते हैं, वो तो थी सोसाइटी में चीज़ों को समझ रही थी, लेकिन ये है कि और अवेयरनेस उनकी जो उनको एक है वो रास्ता दिखाना, लाइक एक डायरेक्शन देना, वो काम। तो उन औरतों ने जो है वो फिर मज़ीद औरतों को जोड़ना शुरू किया। शुरू में तो हमें ये औरतें नहीं आ रही थीं, इस तरह के कमेंट्स हमें सुनने को मिल रहे थे। लेकिन जब एक दफ़ा काफ़िला हमारा बन गया, तो फिर जो है वो हमें फिर कहना नहीं पड़ा किसी को, वो लोग खुद आ रहे थे। मतलब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि स्टडी सर्कल या मीटिंग्स में मर्द आने नहीं देते थे अपनी घर की औरतों को। बहुत सारी औरतें ऐसी भी थी कि जो हमें आके बताती थी कि हमें मार पड़ी है कि हम प्रोग्राम में क्यों गए थे, और इस तरह से। लेकिन ये है कि फिर बाकी जब औरतों ने ये मिलना शुरू किया, बातचीत शुरू की, थोड़ा-सा बोल्ड हुए या बात करना आई उनको पता चला कि कौन-सी जगह पे, कहाँ पे क्या इश्यू रिज़ॉल्व होगा, तो घर वालों को भी कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि यार ये इश्यू तो रिज़ॉल्व हो रहे हैं, या इनको बहुत समझ आ रहा है, बात का स्टाइल करने का जो है वो तब्दील हुआ है। तो इसके नतीजे में फिर वो खुद जो है ना वो छोड़ के जाते थे कि यार ये औरतें जो हैं, मतलब हमें औरतों को सिखाया जाए यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में जो इश्यू हमें रिज़ॉल्व फेस करना पड़े, ये सोसाइटी के हवाले से था, ये जो कम्युनिटी के साथ हम काम कर रहे थे वो था।
फिर जब थोड़ा-सा बाहर निकले तो फिर हमें लेबर डिपार्टमेंट और ये जो ऑफ़िशियल्स थे या पॉलिटिकल पार्टी थी, उनको समझाना, उनसे मिलना, उनसे टाइम लेना, ये एक अलग हर्डल था कि किस तरीके से हम उनको कन्विंस करें कि यार इनके लिए काम होना चाहिए। तो वो सेकंड स्टेप बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो हर्डल्स थी कि जो सोसाइटी से हट के थी, क्योंकि सोसाइटी में यहाँ पे एक तो चीज़ वो ऐड हो गई कि यार ये औरतों को कैसे हम वो करें, लेकिन एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि सारी जगहों पे आपको मर्द ही नज़र आते थे। तो उनको कन्विंस करना, बात करना उनसे कि यार ये इश्यूज़ हैं, इनको रिज़ॉल्व किया जाए, इसके लिए क्या हो सकता है, कैसे बात की जा सकती है। फिर इसके बाद जब पॉलिटिकल साथियों से हमने बातचीत शुरू की तो फिर वहाँ के हर्डल्स अलग थे कि ये लॉ है, नया लॉ है, कितनी देर में पास होगा। मतलब हमें तो ये जब हमने स्ट्रगल शुरू की थी लॉ बनाने के हवाले से, तो हमें लगा कि शायद हम मर जाएँगे तब शायद ये लॉ बनेगा। लेकिन हमारे लिए अच्छा था कि हमारी ज़िंदगी में ये लॉ बन गया। तो हर हर लेवल की अपने-अपने हर्डल्स थे। हर लेवल की अपने-अपने जो है वो चीज़ें थी जिसको हमने रिज़ॉल्व किया है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अब जो हर्डल्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं, जो शायद 15 साल पहले फेस नहीं करने पड़ रहे थे, लेकिन उतना नहीं करना पड़ रहा था। और वो है कि अब जब भी हम मीटिंग्स करते हैं या ख़वातीन को से बात करते हैं या मर्द वर्कर से बात करते हैं, तो जो पहला इशू आता है वो इन्फ्लेशन का बहुत आता है। हमारी सोसाइटी में इस पूरी स्टेट ने जो है या गवर्नमेंट ने जो है वो भिखारी बना दिया बेसिकली हमें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये है राशन बाँटना, ये सारा करना। तो लोगों को लगता है कि कोई जो कलेक्टिविज़्म की बात है, वो कोई बात नहीं है या टाइम वेस्टिंग की चीज़ें हैं। अगर कहीं जाना है और कहीं अगर बुलाया जाता है तो राशन मिलेगा तो जाएँगे, अदरवाइज़ नहीं जाएँगे। तो ये इश्यू अब फेस कर रहे हैं हम लोग इसको। लेकिन ये है कि ये भी आहिस्ता-आहिस्ता रिज़ॉल्व जो है वो हो रहे हैं, इसको करने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर इसलिए हम कहते हैं कि यूनिवर्सलाइज़ेशन जो है सेसी के हवाले से या पेंशन के हवाले से ये पूरे लोगों को मिलना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जितने लोग बसते हैं, जैसे यूरोप में होता है, बाकी जगहों पे होता है कि जो भी इंसान है जो इस मुल्क में रहता है या सूबे में रहता है, वो इन इदारों से रजिस्टर होना चाहिए। उनकी कंट्रीब्यूशन होती है और कंट्रीब्यूशन के नतीजे में उनको बीमारी से हेल्थ जो बेनिफिट है वो मिलते हैं, पेंशन मिलती है। तो ये जो है इस पे अब बातचीत चल रही है। तो इसलिए सिंध के अंदर जो है 3 साल पहले हमने जो है वो सेसी के अंदर जो एक्ट है उसको थोड़ा-सा अमेंड किया था और उसके अंदर यूनिवर्सलाइज़ेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी की हमने डेफिनिशन डलवा दी थी। तो अब सिंध के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, वो अपने आप को सेसी से रजिस्टर करवा सकते हैं और सेसी के फिर हॉस्पिटल्स हैं और वहाँ जाके आप जो है फ्री में या कम पैसों में जो है वो इलाज करा सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसको टाइम टेकिंग है, लेकिन ये है कि चीज़ें हो रही हैं इस तरह से, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है। तो ये छोटी-छोटी रेटेड जो आप कह सकते हैं कि सक्सेस हैं, जिनको हम जो है वो अचीव भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें हर्डल्स भी बहुत आ रही हैं। डेफ़िनेटली हमें अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करनी चाहिए और अपने राइट्स को हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि समहाउ ये होता है कि हमारे कंट्रीज़ में बहुत सारे हमारे राइट्स वायलेट होते हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाती। और आज ज़हरा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर इनके साथ मिलके अपने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकते हो। अभी हम आपके साथ कॉमरेड, अब हम आगे के सेशन की तरफ जाएँगे, जो एक सेशन हमारा होता है जिसमें हम रैपिड सवाल पूछते हैं जो कि आपके पर्सनल लाइफ से बहुत ही कनेक्ट होते हैं। तो आप इसके लिए रेडी हैं? जी, बताइए। पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि अगर आप होम बेस्ड वर्कर ज़ेरा खान नहीं होती तो आप क्या होती? कुछ भी नहीं होती मेरे ख़्याल से। एंड कॉमरेड, योर फेवरेट डेस्टिनेशन? वैसे तो आप बहुत ही मुल्कों में गए हो, आपने रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को, लेबर विमेन को, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है जहाँ आप जाना पसंद करेंगी? देयर आर टू मैनी देयर आर just टू one मैनी नहीं टू मैनी। अब देखिए, जैसे आप बहुत ही बिजी रहती हैं, आप काम करती हैं डेली बेस पे, आपका इतना सारा एक्टिव शेड्यूल होता है, तो आप उसमें फेवरेट मील आपका क्या है? एक ऐसा मील जो आप वीक भर में खा सकती हैं? एवरीथिंग नहीं, एवरीथिंग या ओके। एंड योर लास्ट वन, योर मैसेज? स्ट्रगल का पार्ट बने ख़वातीन ख़ास तौर पे, क्योंकि हमें ये खुद देखना पड़ेगा कि हमारे लिए जो है वो क्या चीज़ बेहतर है और उसके लिए जो है आवाज़ उठाना, स्ट्रगल में शामिल होना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी और तभी सोसाइटी जो है वो तब्दील होगी। वरना सोसाइटी जो है वो मज़ीद बहुत बुरे होने की तरफ जो है वो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन का ख़ास तौर पर स्ट्रगल के अंदर शामिल होना
पॉलिटिक्स करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसके अंदर जो है वो तभी हम एक सोसाइटी को एक बदलावा इंसान ही जो है उस सोसाइटी को तब्दील कर सकता है। तो उसके लिए हमें जद्दोजहद करनी चाहिए और एक ऐसे सोसाइटी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, बनाने की तरफ बढ़ना चाहिए कि जहाँ फ़र्द के हाथ फ़र्द का इस्तेसाल ना हो और सब बराबर हों। बहुत शुक्रिया कॉमरेड आपका, आपने हमें टाइम दिया और आप हमारे साथ आप मिलके आई और आपने बहुत से केसेस के बारे में बात की, बहुत सारे इश्यूज़ को हाईलाइट किया जिनके बारे में बात नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है, हम डोमेस्टिक वर्कर के बारे में तो जानते हैं, लेकिन होम बेस्ड वर्कर को हाईलाइट करना ये बहुत बड़ी बात थी। थैंक यू सो मच। और आज हमें ज़हरा खान से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं होम बेस्ड वर्कर की, जिन पे बात नहीं होती, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों में बैठ के काम करते हैं, जो कंपनी से इंडस्ट्री से कनेक्ट हैं, तो उनके जितने भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ज़हरा खान ट्रेड यूनियन के हवाले से उन्होंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, अपने ऑफिस के बारे में बताया कि आप वहाँ पे ईज़िली जा सकते हैं, ईज़िली अपने मैसेज को ले जा सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को ले जा सकते हैं। आप को अगर कोई आपके राइट को वायलेट कर रहा है तो आप अपनी चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं और इंशाल्लाह आप वो ज़रूर सॉल्व हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लॉ हैं जो हाईलाइटेड है लेकिन उन पे काम नहीं किया जा रहा। तो अगर ऐसे लॉ के बारे में आप जानते तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात कि अगर आप में कोई स्किल है, आप में कोई टैलेंट है, आप अपने स्किल को, अपने टैलेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म का वेट नहीं करें, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए बना है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जितने सारे हमारे सोशल अकाउंट्स हैं, हमारे ईमेल है, तो वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें अपने बारे में बता सकते हैं और आप हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपके साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।